कैसे कमांडोज। तो बेटा आज हम जो नीट का एप्लीकेशन फॉर्म आया है, जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, उससे जुड़े हुए कुछ डाउट्स हैं बच्चों के, जो एफएक्यूज हैं उस पर हम बात करेंगे। तो मैं फटाफट फटाफट आपको जो है वो 50 बड़े कॉमन एफएक्यूज हैं वो मैं यहाँ कवर करूंगा। आपको यदि कोई डाउट हो किसी चीज का तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इसी वीडियो के कमेंट में आप डाल देंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को भी मैं क्लियर कर लूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम पहला क्वेश्चन ये कि फॉर्म कब भरना ठीक रहेगा। तो बेटा लास्ट डेट का वेट मत कीजिए, आप दो चार इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को एक बार ठीक से पढ़ने के बाद आधार कार्ड वगैरह सब आपके पास है, आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है। क्या दो फॉर्म भर सकते हैं? दो फॉर्म आप बिल्कुल भी नहीं भर सकते, एक ही फॉर्म भरना है। क्या कैटेगरी चेंज कर सकते हैं? देखो बेटा यदि कोई गलती हो गई है ना तो आप कैटेगरी चेंज कब कर सकते हैं? करेक्शन विंडो में, लेकिन प्लीज गलती मत कीजिएगा। ठीक है, यदि फोटो गलत लगाया आपने तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा बेटा। आधार कार्ड क्या जरूरी है? आधार कार्ड बहुत जरूरी है। यदि आधार कार्ड के अलावा आप कोई और प्रूफ लगाते हैं तो आपको फिर बहुत सारे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। ठीक है। क्या मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं? देखो बेटा आइडियली मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको स्टेबल रखना है। फॉर्म भरने में जो इस्तेमाल किया है वो एग्जाम के रिजल्ट तक, बल्कि काउंसलिंग तक वो आपको रखना होता है, तो इसे अवॉइड कीजिए इसको। इसलिए अड़ोसी का, पड़ोसी का, रिश्तेदार का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मत दीजिएगा। अपना खुद का ईमेल आईडी, अपना खुद का मोबाइल नंबर या अपने पेरेंट्स का मोबाइल नंबर दीजिएगा। ठीक है। यदि आपने करेक्शन विंडो भूल गए, आप अपने कोई गलती किया करेक्शन विंडो में आपने ठीक नहीं किया तो बाद में कोई संभावना नहीं ठीक होने की, और एक बड़ी प्रॉब्लम है बेटा ये। ठीक है ना? क्या आप एक बार सेंटर भरने के बाद में आप सेंटर चेंज कर सकते हैं? सेंटर चेंज आप नहीं कर सकते हैं, याद रखना, साफ साफ बता दूं। क्या मीडियम चेंज हो सकता है? मीडियम भी चेंज नहीं हो सकता है, याद रखना। ठीक है। एग्जाम रिलेटेड पैटर्न की बात करें तो पैटर्न बिल्कुल सेम है, जैसा लास्ट ईयर था वैसे ही पैटर्न इस बार है। ऑनलाइन एग्जाम होगा? नहीं, एग्जाम आपका ओएमआर शीट पर होगा, आपका बाकायदा पेन पेपर पे एग्जाम है। ठीक है ना? ओएमआर शीट भरनी होगी। क्या कैलकुलेटर अलाउड है? कैलकुलेटर, वॉच, ये कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अलाउड नहीं है। क्या नेगेटिव मार्किंग है इस बार? हर बार होती है तो इस बार कुछ अलग नहीं है, इस बार भी नेगेटिव मार्किंग है। इसलिए प्लीज डोंट रिलाई ऑन द गेज वर्क। गेज वर्क करने पे, अंदाजा लगाने पे आप माइनस में चले जाएंगे आप। ठीक है। सबसे अधिक वेटेज किस सब्जेक्ट का है? सबसे अधिक वेटेज है बायोलॉजी का, 50% नंबर बायोलॉजी के हैं इसमें। ठीक है। क्या एनसीईआरटी इनफ है? मैं क्लियर कर दूं, 99% क्वेश्चन एनसीईआरटी से या उसके कॉन्सेप्ट से आते हैं। तो डायरेक्ट यदि क्वेश्चन देखना चाहते हो तो 90% तक डायरेक्ट होते हैं, 10% एनसीईआरटी के ऊपर ड्राइव क्वेश्चन होते हैं। क्या पीवाईक्यू जरूरी है करना? हाँ बिल्कुल जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उससे एग्जाम का एक पैटर्न का अंदाजा लगता है। क्या मॉक टेस्ट लगाना चाहिए? हाँ, वीकली बेसिस पे मॉक टेस्ट लगाइए। ये वो टाइम आ चुका है जहां पे आपको हर वीक एक या दो फुल सिलेबस टेस्ट सॉल्व करना चाहिए। ठीक है। ठीक। क्या प्रिपरेशन अभी तक नहीं शुरू किया है ठीक से तो अभी शुरू कीजिए, तुरंत शुरू कीजिए आप। ठीक है ना? चाहे बायोमेंटर्स के क्रैश कोर्स से जुड़िए या कहीं भी जुड़िए, पर अभी शुरू कीजिए। 11th वाला पोर्शन मेरा वीक है तो मैं क्या करूं? तो भी बेटा इंप्रूवमेंट पॉसिबल है, कोशिश तो करो। ठीक है। कितने घंटे पढ़ना चाहिए रोज? तो 8 से 10 घंटा इस समय आपको रोज पढ़ना चाहिए। क्या कोचिंग बिल्कुल जरूरी है? जरूरी नहीं है, कोचिंग से सिर्फ गाइडेंस मिलता है, पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। ठीक है। ठीक। फिर क्या 650 नंबर लाने होंगे? यदि पेपर आपका नीट 2024 के जैसा आता है तो 650 नंबर से ऊपर जाना पड़ेगा। पेपर यदि नीट 2025 के लेवल का आता है तो 550 नंबर। ठीक है। फिजिक्स वीक है तो क्या करें? डेली प्रैक्टिस कीजिए, इंप्रूव होगा। बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा। कितनी बार रिवीजन करें कि सिलेक्शन हो जाए? तो कम से कम 3 बार हर एक चैप्टर का रिवीजन होगा तो सिलेक्शन आपका जरूर होगा। डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें? तो डिस्ट्रैक्शन से बचने का तरीका ये है कि भैया जितने फालतू के एप्लीकेशन डाल रखे हैं तो ना कैंडी क्रश ना जे ना वो सब हटा दो अभी, और इंस्टाग्राम पर जो है मॉडल्स देखना बंद करो अभी। ठीक है ना? तुम नमूना बन जाओगे, वो तो मॉडल की मॉडल रह जाएंगी, तुम नमूना बन जाओगे। ठीक है, तो वो मत करो। ठीक है ना? और यूट्यूब पे जाके ना जो टीचर पढ़ाते कंटेंट वाइज उनको, उनसे पढ़िए, है ना? चेहरा देख कर टीचर मत चुनिए। ठीक है, कि सुंदर टीचर है तो पहुंच गए भीड़ लगा के। ठीक है, ऐसा मत कीजिए, पढ़ाई पे फोकस कीजिए। ठीक है। फिर अटेम्प्ट्स की कोई लिमिट है क्या? इस बार अटेम्प्ट्स की कोई लिमिट नहीं है बेटा, यानी जो है देयर इज नो लिमिट के। 12th एप्रिंग बच्चे एग्जाम दे सकते हैं? दे सकते हैं। एनआईओएस वाले बच्चे क्या नीट का एग्जाम दे सकते हैं? बिल्कुल अलाउड है, दे सकते हैं आप। ठीक है। यदि एमबीबीएस अब्रॉड से करने का सोचा है तो क्या नीट करना जरूरी है? नीट जरूरी है, यदि एमबीबीएस अब्रॉड से करना है तो भी।
ठीक है। फिर नंबर पे फोकस करें कि रैंक पे फोकस करें? अपने बेस्ट परफॉर्मेंस पर फोकस करो तो रैंक भी आएगी, नंबर भी आएंगे बेटा। ठीक है। ड्रॉपर हूं मैं, 3 बार एग्जाम दे चुका हूं, तो क्या मेरे सिलेक्शन के चांसेस है? बेटा पढ़ रखा है, थोड़ा और पढ़ लेगा तो निकल जाएगा। कोई एग्जाम में थोड़ी ना पूछता कि कितने ड्रॉप दिए हैं, उसके अनुसार सिलेक्शन होता है। जो अच्छा करेगा सिलेक्ट होगा वो। ठीक है। फिर डर लगता है एग्जाम से? प्रैक्टिस करो बेटा, जितना प्रैक्टिस करोगे बीमारी डर की दूर होगी। मॉक टेस्ट देने पे नंबर कम आते हैं, कोई बात नहीं, इंप्रूवमेंट सीखो, अगली बार 20 नंबर अधिक लाने का कोशिश करो। मुझे डर लगता है दूसरों को देखकर, तो कंपैरिजन करना बंद करो। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। आप यूनिक है, अपने आप में एक नमूने हैं, तो अपने अपने लिए मेहनत कीजिए, अच्छा कीजिए। कितने घंटे सोना चाहिए इस समय? 6 से 7 घंटे सोना चाहिए। हेल्थ प्रायोरिटी है भैया, स्वस्थ नहीं रहोगे तो एग्जाम कैसे दोगे? पेरेंट्स का बहुत प्रेशर है मेरे ऊपर, बात कीजिए, उनको समझाइए कि मैं कोशिश कर रहा हूं। वो आप ही के पेरेंट्स है भाई, ट्रस्ट करेंगे आप पे। क्या एक एवरेज बच्चा नीट का एग्जाम निकाल सकता है? बिल्कुल निकाल सकता है, पर फाइनल टिप ये है कि कंसिस्टेंसी के साथ उसने पढ़ाई की हो। ठीक है। डेली डिसिप्लिन में रहता हो तो एग्जाम जरूर निकाल सकता है। तो अगर सच में आप नीट क्रैक करना चाहते हो ना, तो कमेंट करो, आई विल क्रैक नीट 2026। और याद रखो, सिलेक्शन मोटिवेशन से नहीं, कंसिस्टेंसी से आता है, और मैं आपके साथ हूं हमेशा। रही बात कैटेगरी वाले क्वेश्चंस की कि भैया हमें 12th क्लास में है बच्चा, तो आप सेफर साइड कैटेगरी नंबर 1 भर दें आप। ठीक है। ड्रॉपर है, कैटेगरी नंबर 2 भर दें आप। ठीक है। बहुत सेफर साइड है, सबसे सेफर साइड है, कोई कंफ्यूजन नहीं। 12th अप्रैल कैटेगरी नंबर 1 है। ठीक है। मैं देख लेता हूं एक बार, पता चला वीडियो में कुछ गलत बोल दिया तो बस हल्ला मच गया। ठीक है। मेरे वीडियो से ही तो मैं आपको दिखाता हूं, मेरे पास कैटेगरी का, मेरे पास पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का मैंने ये निकाला हुआ बेटा। ठीक है। तो बाकी इससे जुड़े आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से जुड़े हुए जो जो भी आपके डाउट है ना बेटा, वो डाउट आप मेरे को जो है वो कमेंट कर दीजिएगा। मैं उस डाउट पे जो है वीडियो आपके लिए बना दूंगा। जैसे देखो लिखा है कैटेगरी 1 कोड 1, ए कैंडिडेट हु इज अपियरिंग इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जो 12th का एग्जाम दे रहा है, 12th बोर्ड का एग्जाम दे रहा है, वो कैटेगरी नंबर 1 भरेगा। और जो 10+2 है, जो जो ड्रॉपर है, वो कैटेगरी नंबर 2 भर सकता है। ठीक है ना? ठीक। बाकी इसके बाद हम बात करें यहाँ पे, तो मैं कैटेगरी का एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा। तो अभी तो सिंपल सी बात, 2 ही तरह के बच्चे हैं, 12th पास और 12th अपियरिंग का। ठीक है। फिर कुछ बीएससी वाले से जो बीएससी पास स्कोर कर चुके हैं, उनके लिए कैटेगरी नंबर 5, कैटेगरी नंबर 5 होता है जो बीएससी कर चुके हैं उनके लिए। ठीक है ना? है ना? तो ये है ना, तो कैटेगरी का एक वीडियो मैं सेपरेट बना दूंगा। तो अभी आपसे इतना ही बोलूंगा बेटा कि जो भी आपकी क्वेरी है, जो इस नीट एप्लीकेशन फॉर्म से जुड़ी हुई, तो कमेंट में लिख भेजिएगा, मैं इसको एक वीडियो में कवर कर दूंगा। घबराइए मत, अभी समय है हमारे पास, 4-5 दिन समय देते हैं, फिर उसके बाद फॉर्म भरते हैं। ठीक है। सब्र के साथ में। ऑल द बेस्ट।